हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो ह्यूमन राइट है उसके हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे ह्यूमन राइट के। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह से जो ह्यूमन राइट है, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो डेवलप हुए, किस तरह से ह्यूमन राइट आए। तो बहुत ही शॉर्ट में हम एक तरह से हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबीलोनियन लॉज। तो देखिए, बेबीलोनियन जो है आज के टाइम पे, पहले वो बेबीलोनियन नाम था, पर आज के टाइम पे उसे तुर्की वाला जो एरिया है तुर्क का, तो वो जो है बेबीलोनियन कहा जाता था। तो उसमें एक किंग था जिसका नाम था हम्मुराबी। तो हम्मुराबी जो किंग था, जो राजा था बेबीलोनियन में, मतलब कि तुर्की में, पहले ज़माने में बेबीलोनियन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उस राजा ने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए कुछ लॉज जो हैं सेटअप किए और उन लॉज को कहा जाता था, उन कानूनों को कहा जाता था हम्मुराबीज़ कोड्स। और वो जो लॉज बनाए थे उनमें जैसे किस चीज़ से रिलेटेड थे, कुछ मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे फेयर वेजेस से रिलेटेड, जो काम कर रहे हैं उनको मतलब फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, मिनिमम कम से कम इतने तो पैसे मिलने चाहिए। प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन से रिलेटेड हुआ, या फिर अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस में पकड़ा जा रहा है तो उसको ऐसे ही सीधा जेल नहीं भेज दिया जाएगा, पहले एक प्रॉपर ट्रायल चलेगा और जब वो अगर गिल्ट प्रूफ हो जाएगा तभी उसको जो है कोई पनिशमेंट दी जाएगी, तभी उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। तो इस तरह के लॉज जो हैं उसने अपने उस कोड में, जो हम्मुराबी कोड थे, उसने सेट किए अपने जो वहाँ पे जनता थी उसके लिए। पर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या थी उन कोड्स में, ये था कि जो पनिशमेंट दी जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कोड में डिफरेंट टाइप के जो है राइट्स कह सकते हो या लॉज थे, तो वो लोगों को दिए जाते थे। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया, फेयर वेजेस, तो ये सभी राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स ही हैं। इसी तरीके से अगर हम जो शेरियन लॉ है उसके बारे में बात करें, या फिर जो वैदिक पीरियड पे जो धर्मा थे उनकी बात करें इंडिया के अंदर, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के जो ऑब्लिगेशंस थी, जो लोगों के ऊपर लगी थी या लोगों को दिए जाते थे राइट्स, तो ये सब भी राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स ही थे। तो कहने का मतलब इतना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, पुराने टाइम से है, पर उस टाइम पर लोग एक पर्टिकुलर नाम से जानते नहीं थे कि ये ह्यूमन राइट्स हैं। ये मिलते थे, वो दूसरी फॉर्म में मिलते थे, वो एक अलग बात है, पर ये नहीं पता था कि इनको ह्यूमन राइट्स है। वो नाम बाद में आया, वो कैसे आया या क्या आया वो हम देखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। उसमें हम बात करेंगे सिलेटेड के ह्यूमन राइट जो नेम है, ये वर्ड जो है कब आया, कैसे चेंज हुआ, ये उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने शेरियन लॉ बताया, वैदिक पीरियड में इंडिया का धर्म बताया, इसी तरह अगर वर्ल्ड के हम किसी भी जो मेजर रिलीजन है उसके बारे में बात करें तो वो सारे जो रिलीजन है एक तरह से ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं, या जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो जितनी भी रिलीजन्स हैं, सभी रिलीजन्स। इसी तरह अगर हिस्ट्री में बात करें, जो फर्स्ट रिकॉर्डेड डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट के ऊपर, वो किसके द्वारा? साइरस सिलेंडर के द्वारा। जो कि साइरस जो थे ये ग्रेट किंग थे पर्शियन के, पर्शियन किंग थे, मतलब पर्सिया में थे ये, और अराउंड 539 BC में ये किंग थे। तो देखिए कितना पुराना कंसेप्ट है, 539 BC, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है ह्यूमन राइट्स आर रूटेड इन एंशियंट कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट। तो जैसे पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको नेचुरल राइट, नेचुरल लॉ के बारे में बताया, तो जो पुराना कंसेप्ट था वो नेचुरल लॉ का कंसेप्ट था कि गॉड की तरफ से, मतलब भगवान की तरफ से आपको ये राइट्स दिए जा रहे हैं, ये चीज़ है, दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है। तो वो अगर देखा जाए तो वो सारे राइट्स जो हैं, जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट है, वो उनसे ही लिया गया है और उसी में से है, क्योंकि वो सारे राइट्स भी जो हैं अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स ही हैं। ठीक है, डिफरेंट फिलोसफर जो थे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें कही हैं इसके बारे में, नेचुरल राइट से रिलेटेड। तो पुराने एक यूरिस्ट थे, रोमन यूरिस्ट अल्पेन,
तो इन्होंने कहा कि मतलब नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी मैन्स हैं वो इक्वल हैं और सेम लॉ के अकॉर्डिंग सभी लोगों को सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीली जीने का अधिकार है कि वो फ्रीली जी सकते हैं, बॉर्न फ्रीली। तो इसका मतलब है इनके अकॉर्डिंग जो फॉरेनर्स हैं, जो भी एलियन है, जो भी फॉरेनर्स हैं, वो सेम वे से डील करे जाने चाहिए जैसे कि कोई भी एक स्वदेशी जो देश में रहने वाला पर्सन जो है डील किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें अरिस्टोटल ने कहा कि जो राइट्स हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, डिफरेंट सर्कमस्टेंस की वजह से जो है चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सर्कमस्टेंस में जो राइट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं लोगों के। इसी तरह अगर देखा जाए ग्रीस में भी जो इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट ये दिया गया था लोगों को, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट टू पब्लिक, राइट टू ट्रेड, तो ये सारे राइट जो हैं ग्रीस में भी पुराने टाइम पर जो है प्रोवाइड किए गए थे लोगों को। इसी तरह अगर जो सीजरो जो रोमन से थे, उन्होंने भी जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो नेचुरल राइट्स हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों में, अपने वर्क में जो है उसका जिक्र किया है। तो इन चीज़ों से पता चलता है, सभी चीज़ों से, कि जो ह्यूमन राइट था वो बहुत पुराना कंसेप्ट है और वो एज ए मतलब कि एक तरह से नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग या नेचुरल राइट के रूप में जो है उस टाइम पर प्रेजेंस था, एंशिएंट टाइम में। इसी तरह थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा एक तरह से इंग्लैंड में डेवलप किया गया, इंग्लैंड में बनाया गया, और जिसके अंदर 70 क्लॉज थे। तो इंग्लैंड के अंदर जो मैग्ना कार्टा का इसका बनाया गया, इसका रीज़न ये था, ये किस पर्पज़ से बनाया, ये एक तरह से जो किंग होता था पुराने ज़माने में, किंग, क्योंकि वो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में राजाओं का राज चलता था, तो किंग का जो आर्बिट्रेरी एक्ट की वजह से उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मैग्ना कार्टा का निर्माण किया गया, या मैग्ना कार्टा को इन्फोर्स किया गया, इशू किया गया, जिसके अंदर 70 क्लोजेस थे, जो कि एक तरह से प्रोटेक्ट करते थे लोगों को किंग के आर्बिट्रेरी एक्ट से। क्योंकि जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन, जो कि 1215 इसमें थे, 1215 में, वो क्या करते थे, वो लोगों पर, जो बिजनेसमैन होते थे, उन पर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया करते थे, कितने भी मतलब कि कितना भी टैक्स बढ़ा दिया करते थे एकदम। या कोई भी पर्सन अगर जो टैक्स को पे नहीं करता था या किसी तरह से कोई मना करता था तो वो किसी को भी अरेस्ट करवा देते थे, कुछ भी इम्प्रिजमेंट दे देते थे। तो एक तरह से पूरा आर्बिट्रेरी मतलब कि वो कंसेप्ट था, एक्ट चलता था किसका, जो किंग था, जिससे लोग बाग जो थे, जो पर्सन थे, जो जनता थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो इसलिए जो मैग्ना कार्टा है उसका निर्माण किया गया, ताकि वो जो राजा का आर्बिट्रेरी तरीके से जो टैक्स लेना या किसी को भी अरेस्ट करना या किसी को भी इम्प्रिजमेंट देना, उसको बचाया जा सके। तो इसके अंदर यही चीज़ आपका डिस्कस हुई, यही चीज़, इससे रिलेटेड लॉज बनाए गए, कानून बनाए गए मैग्ना कार्टा के अंदर, कि अगर किसी पे भी कोई टैक्स लगाया जाएगा तो सबसे पहले जो कॉमन काउंसिल होगी उससे सजेशन ली जाएगी, उससे बात की जाएगी, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ही जो है टैक्स इम्पोज किए जाएंगे। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को भी अगर अरेस्ट किया जा रहा है और सीधा उसको इम्प्रिजमेंट दे दी कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा। बिना ट्रायल के कोई भी पर्सन जो है इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले उस पर ट्रायल चलेगा, अगर हाँ वो गिल्ट पाया जाता है उसके बाद ही उसको सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, सेंटेंस दी जाएगी। उसके बाद 1216 1217 में जो है, जो जॉन के सन थे हेनरी थर्ड, उनके द्वारा जो मैग्ना कार्टा, उनके टाइम पर जो है मैग्ना कार्टा जो है पार्लियामेंट के द्वारा कंफर्म किया गया। और इसे आगे चलकर 1297 में एडवर्ड फर्स्ट ने जो है मतलब कि मॉडिफाइड किया, उसमें चेंज किया, मॉडिफाइड फॉर्म में उसको जो है कंफर्म किया उन्होंने। और टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं इसके अंदर, जैसे कोई और राजा आता रहा फिर चेंज होते रहे उसमें। हालांकि अगर जो चार्टर की बात करें तो चार्टर जो
ये कुछ ही लोगों पर, जो प्रिविलेज लोग थे उन पर ही सिर्फ ये अप्लाई होता था, पर आगे चलकर बिल्स ऑफ राइट बनाया गया जो कि 1689 में, ये जो कि सभी जितने भी इंग्लैंड के लोग थे उन सभी पर जो है वो इक्वली अप्लाई हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1689 में बिल ऑफ राइट्स में ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई, ये चीज़ कंफर्म कर दी गई कि जो पार्लियामेंट है वो सुपीरियर है क्राउन से, मतलब किंग से ऊपर जो है वो क्या है, पार्लियामेंट मानी जाएगी। क्राउन एक तरह से बस नॉमिनल हेड आप कह सकते हो वो होगा, और जो पार्लियामेंट है वो एक तरह से फ्री कर दी गई, मतलब फ्री इलेक्शन होंगे, उसमें किसी तरह कोई बाइंडिंग नहीं होगी, किसी तरह बाउंडेशन नहीं होगी जो किंग है उसकी। और जो अनयूजुअल पनिशमेंट थे वो भी, जो क्रूअल पनिशमेंट थे, मतलब कि उनको भी ख़त्म कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776 के अंदर। तो देखिए जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो 1787 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बार अमेंड हुआ। 1789 में भी हुआ, 1865 में हुआ, 1869 में हुआ, 1919 में हुआ, मतलब काफ़ी टाइम जो सेवरल टाइम जो है वो टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट होता रहा है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें काफ़ी सारे स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों से रिलेटेड वो इन्वॉल्व किए गए। और जो वर्जीनिया डिक्लेरेशन हुआ, वर्जीनिया डिक्लेरेशन के अंदर ये चीज़ कही गई कि जितने भी मैंस हैं वो सभी नेचुरली, मतलब नेचर की तरफ से इक्वल हैं, इक्वली फ्री हैं सभी, और इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, और वो सर्टेन राइट्स इनहेरिट करते हैं सभी पर्सन। तो किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी पर्सन के बीच में, किसी रिलीजन के बिहाफ पर, कलर के बिहाफ पर, रेस के बिहाफ पर। क्योंकि अगर देखा जाए अमेरिका में जो कलर है, मतलब काले और गोरे का, इसका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था, बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर लड़ाइयाँ थी इस चीज़ को लेकर। तो इस डिक्लेरेशन में यही कहा गया कि जितने भी मैन होंगे वो नेचुरली इक्वली फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और सर्टेन राइट्स जो हैं, जो बताए गए डिक्लेरेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो इनहेरिट करेंगे सभी के अंदर, जैसे कि लिबर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो राइट्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो राइट हैं। तो ये सारे राइट्स जो हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। देखिए इसी को देखते हुए फ्रेंच डिक्लेरेशन भी हुआ 1789 के अंदर, जिसको कहा जाता है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो जो अमेरिका है, अमेरिका के डिक्लेरेशन के ऊपर ही एक डिक्लेरेशन हुआ था, जब अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। क्योंकि पहले अमेरिका में भी जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश का हुकूमत थी, कब्जा था कुछ हिस्से पे फ्रांस का था। तो जब फ्रांस से और ब्रिटिश से जो अमेरिका जो आज़ाद हो गया, तो उसके बाद अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपका हुआ, और उसमें मतलब डिसाइड किए गए लोगों के राइट्स के बारे में कि लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में बात की गई थी। तो उसी से प्रेरित होकर, इन्फ्लुएंस होकर जो फ्रांस ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व करी। उन्होंने भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट टू लिबर्टी से रिलेटेड, या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, एक्सप्रेशन, रिलीजन, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, फ्रीडम टू डू एन एक्ट विच डिड नॉट हार्म अदर, वैसा मतलब कोई भी एक्ट जो दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट मतलब कि कोई भी अगर कोई पर्सन पहले पकड़ा जाएगा, लाया जाएगा, तो उसको ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा इनोसेंट है जब तक कि उसके अगेंस्ट जो है वो ऑफेंस जो है प्रूव ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कि जो फ्रांस है, उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनाई। देखिए 6 पॉइंट में एक है द अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स 1791। तो देखिए जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कन्वेंशन के थ्रू आपका फ्रेम हुआ था जो 1787 में, और ये जो इनफोर्स में आया था वो आया था 1789 के अंदर। पर
इसमें किसी भी तरह की कोई जो राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि वो इनएलिनेबल राइट है, मतलब आप जो उनको ले नहीं सकते या ट्रांसफ़र नहीं किया सकते, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दी जा रही थी। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड और कोई भी चीज़ से। पर बाद में ये महसूस किया गया कि जो राइट्स हैं ये इनएलिनेबल राइट होने चाहिए, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स को जो है, कुछ राइट्स को जो है इनएलिनेबल राइट्स कहा गया, ह्यूमन राइट्स को। तो इसके अंदर जो है बिल ऑफ राइट्स के अंदर काफ़ी सारे राइट्स जो हैं मतलब कि दिए गए, लोगों को दिए गए, प्रोवाइड किए गए सिटीजन्स को। और ये कहा गया कि जो राइट्स लोगों को दिए जा रहे हैं वो जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मतलब कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है उनको किस तरह से वॉयलेट कर रहा है, जो लोगों को, इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए हैं, तो उसका जो प्रोटेक्शन किया जाएगा वो जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा। तो एक तरह से इनको इनएलिनेबल राइट्स बना दिया गया। और इस बिल ऑफ राइट्स के थ्रू जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए। तो कुछ अमेंडमेंट की मैं आपके बारे में बता देता हूं कि क्या अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए। जैसे उसमें काफ़ी सारे जो राइट्स हैं वो इन्वॉल्व किए गए, जैसे राइट ऑफ डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब कि आप कह सकते हो कि किसी को एक ही ऑफेंस के लिए 2 से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जाएगा। इसमें राइट इन्वॉल्व किया गया सिविल ट्रायल बाय ज्यूरी। एक राइट इन्वॉल्व किया गया प्रोटेक्शन फ्रॉम अनरीजनेबल सर्च एंड सीज, मतलब कि अनरीजनेबल, किसी को भी जाके आप जो है सर्च नहीं करोगे किसी भी घर में जाके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं। तो इस टाइप के जो काफ़ी सारे राइट्स जो हैं वो अमेंड किए गए, चेंज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और डाले गए। तो सबसे पहले जो है 10 अमेंडमेंट जो की गई हैं, तो उनमें से कुछ के मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। तो आप, आई थिंक इनफ होगा, इतना काफ़ी होगा। तो आप इनके बिहाफ पर सब कह सकते हो कि जो ह्यूमन राइट था वो पहले भी था, पहले एंशिएंट टाइम में भी सब जगह पर था, सभी कंट्रीज़ में, सभी स्टेट में था। पर सिर्फ वो एक तरह से नेचुरल राइट के फॉर्म में या राइट्स ऑफ मैन के फॉर्म में था, या बिल ऑफ राइट्स के फॉर्म में कह सकते हो कि अलग अलग था, नाम अलग था, डिफरेंट अलग था। ह्यूमन राइट्स पर्टिकुलर नाम नहीं कहा जाता था, पर वो पहले से ही ह्यूमन राइट्स जो है प्रेजेंट थे सभी जगह। थैंक यू। इसी वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो ह्यूमन राइट है उसके हिस्ट्री के बारे में।